हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में यह स्पष्ट किया है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद का यह नियम कि जो अन्य व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें विधि व्यवसाय करने से वर्जित रखा जाएगा, मनमाना व असंवैधानिक नहीं है। तो आपको वाद याद रखना है। वो वाद जो है वो हंसराज एल छुलानी बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा वाद। ठीक है, आपको याद रखना है, ये वाद इम्पॉर्टेंट वाद है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉन्ग में है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि धारा 24 का के अंतर्गत उत्पन्न हुई नामांकन हेतु अयोग्यता, ठीक है, कितने वर्ष की अवधि तक प्रभाव में रहती है? तो आपको याद रखना है 2 वर्ष तक। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि अधिवक्ता के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन विहित प्रारूप में उस राज्य विधिज्ञ परिषद को किया जाएगा जिसकी अधिकारिता के भीतर आवेदक विधि व्यवसाय करना चाहता है, और यह प्रावधान अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा में किया गया है? आपको याद रखना है धारा 25 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है कि अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा एक राज्य की नामावली से दूसरे राज्य की नामावली में अधिवक्ता के नाम पर अंतरण के बारे में प्रावधान करती है? तो आपको याद रखना है धारा 18। ठीक है, धारा 18। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य विधिज्ञ परिषद की नामावली से नाम हटाने की शक्ति का उपबंध किया गया है? तो आपको याद रखना है धारा 26 का में। ठीक है सॉरी, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा अधिवक्ता के रूप में प्रवेश के लिए आवेदनों के निपटारे से संबंधित है? तो आपको याद रखना है धारा 26। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राज्य विधिज्ञ परिषद अधिवक्ता के रूप में प्रवेश के लिए आने वाले प्रत्येक आवेदन को किस समिति को निर्दिष्ट करेगी? तो आपको याद रखना है नामांकन समिति। नामांकन समिति को निर्दिष्ट करेगी, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जहां 2 या अधिक व्यक्तियों की वरिष्ठता की तारीख एक ही हो वहां आयु में वरिष्ठ व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, ठीक है, वरिष्ठ माना जाएगा, और यह प्रावधान निम्न किस धारा से संबंधित है? तो आपको धारा याद रखनी है, धारा 21 से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अधिवक्ता अधिनियम की कौन सी धारा पूर्व सुनवाई के अधिकार से संबंधित है?
तो आपको याद रखना है धारा 23, धाराएं याद रखना है आपको, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा भी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस शैक्षणिक वर्ष से, ठीक है, विधि स्नातकों के लिए अखिल भारतीय विधिज्ञ वर्ग परीक्षा में सफल होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है 2009 से 2010 या 9 से 10 में, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से किसके द्वारा अखिल भारतीय विधिज्ञ वर्ग परीक्षा संचालित की जाती है? तो आपको याद रखना है भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा, ठीक है। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि विधिज्ञ वर्ग परीक्षा वर्ष में कितनी बार संपन्न कराई जाती है? तो आपको याद रखना है 2 बार, 2 बार संपन्न कराई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असफल व्यक्ति भारतीय विधिज्ञ वर्ग परीक्षा में कितनी बार बैठ सकते हैं? तो याद रखिएगा इसमें कोई सीमा नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि सियाबाई बनाम सीताराम का वाद निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है व्यवसायिक अवचार से संबंधित है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि न्यायालय का अवमान अधिनियम की किस धारा में न्यायालय अवमान को परिभाषित किया गया है? तो आपको याद रखना है किसी भी धारा में परिभाषित नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि न्यायालय के अवमान से तात्पर्य है। तो आपको याद रखना है उपरोक्त सभी, ये सारे पॉइंट ध्यान देना कि न्यायालय के अवमान से संबंधित है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए ए पॉइंट में जो कहा है न्यायालय के प्राधिकार के विरुद्ध किए गए कार्य से, ठीक। दूसरा न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा से, और तीसरा है आचरण जो न्यायालय के प्राधिकार अथवा विधि के प्रशासन के अनादर की प्रवृत्ति रखता हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी मतलब डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि न्यायालय अवमान अधिनियम की किस धारा के अनुसार न्यायालय के अवमान का अर्थ सिविल अवमान अथवा आपराधिक अवमान से है? तो आपको याद रखना है धारा 2 का के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि न्यायालय अवमान अधिनियम की कौन सी धारा सिविल अवमान को परिभाषित करती है? तो आपको याद रखना है धारा 2 का, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सिविल अवमान से तात्पर्य है। तो आपको याद रखना है ए एवं बी दोनों, मतलब ए में जो कहा गया है वो सिविल अवमान से रिलेटेड है और बी भी। तो ए में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री हो, आदेश हो, निर्देश हो, रिट हो अथवा अन्य किसी प्रक्रिया के जानबूझकर की गई अवज्ञा से, ठीक है। और बी में कहा है कि न्यायालय को दिए गए परिवचन का जानबूझकर उल्लंघन करने से, ठीक है। सिविल अवमान का तात्पर्य है ये, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, ए एवं बी यहाँ पर दोनों सही हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? न्यायालय अवमान अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय के आपराधिक अवमान को परिभाषित करती है? तो आपको याद रखना है धारा 2 धारा 2 क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि आपराधिक अवमान निम्न में से किस प्रकार का हो सकता है? तो आपको याद रखना है सभी प्रकार का या सभी प्रकार से, ठीक है, मतलब लिखित रूप में भी, मौखिक रूप में भी और चिन्हों या दृश्यमान निरूपण द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, सभी प्रकार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि भारत में कौन से न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं? अभिलेख न्यायालय हैं ये बताना है। तो आपको याद रखना है उच्च और उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये दोनों न्यायालय जो हैं वो अभिलेख न्यायालय हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, ठीक है। तो चलिए इतना आप तैयार करिए, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।